नमस्कार, बीएचटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। और मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का रन सज चुका है और कुल 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। और लगातार देखिए, मतदान करने के लिए 3,75,00,000 से अधिक मतदाता यहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान लगातार जारी है और इनमें 122 महिला प्रत्याशी भी मैदान में हैं। बिल्कुल रोहित, देखिए मतदान की जो प्रक्रिया है वो सुबह से चल रही है और भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। और लगातार जो दिग्गज नेता है वो भी ये अपील करते हुए आ रहे हैं कि लोग घरों से निकले और मतदान करने के लिए पहुंचे। और देखिए, नीतीश मंत्रिमंडल में भी शामिल करीब आधे मंत्रियों के परफॉर्मेंस की परीक्षा इसी फेज में होनी है और इसलिए ही ये पहला चरण बेहद खास होने जा रहा है। और पहले फेज का प्रमुख जो यहां पर देखिए जो चेहरे हैं दोनों ही गठबंधनों के लिए सियासी दिशा तय करने वाला ये चरण माना जा रहा है। और चलिए अब तक का वोटिंग प्रतिशत भी आपको बता देते हैं। और बात करें बेगूसराय की तो 30.37% अभी तक वोट पड़े हैं। इसके साथ ही भोजपुर में 26.76% वोटिंग हुई है। बक्सर की बात करें तो 28.02% वोटिंग हुई है। दरभंगा में 26.07% वोटिंग हुई है। गोपालगंज की बात करें तो 30.04% वोटिंग हुई। वहीं खगड़िया में 28.96% वोटिंग हुई है। लखीसराय अगर देखें तो 30.32% वोट पड़े हैं। वहीं मतदान केंद्रों पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ये जो प्रक्रिया है वो चल रही है। मधेपुरा की बात करें तो 28.46% वोट पड़े हैं। और मुंगेर की बात करें तो 26.68% और मुजफ्फरपुर में 29.66% वोटिंग हुई है। वहीं नालंदा में 26.86% वोट पड़े हैं। लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल रही है और लोग घरों से निकल करके मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों पर भी तमाम व्यवस्था की गई है और व्यवस्थाओं के बीच में यहां वोटिंग करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और एक उत्साह भी वोटिंग को लेकर के युवाओं में नजर आ रहा है। जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनमें भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी तक का ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो हमने बताया तो देखें कहीं ना कहीं अब 1 बज चुके हैं और ये जो वोटिंग परसेंटेज है वो निकल करके सामने आया है। लगातार भारी संख्या में लोग मतदान करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। और साथ ही देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जो हॉट सीट मानी जा रही है जहां पे दिग्गज आमने सामने हैं। और इससे पहले देखिए, अब यहां पर मतदान करने के लिए दिग्गज भी पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। साथ ही राजीव रंजन सिंह भी यहां पर पहुंचे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। साथ ही महुआ विधानसभा से प्रत्याशी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी के बड़े भाई लालू यादव के बड़े बेटे यहां पर मतदान करने पहुंचे हैं। साथ ही यहां पर देखिए, रविशंकर प्रसाद भी यहां पर चुनाव में शामिल होने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हैं। मुकेश सहनी भी यहां पर पहुंचे हैं। मुकेश सहनी, जिन्हें डिप्टी सीएम का उम्मीदवार महागठबंधन की तरफ से घोषित कर दिया गया है। साथ ही कन्हैया कुमार, जाने माने चेहरे हैं, बेगूसराय में देखिए काफी एक्टिव रहते हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो भी वोट करने के लिए पहुंचे हैं। साथ ही ओसामा साहब, ये भी देखिए यहां पर पहुंचे हैं, राजद के उम्मीदवार हैं सिवान से, बाहुबली छवि। और साथ ही देखिए सम्राट चौधरी, जो कि डिप्टी सीएम हैं बिहार में, वो भी मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे हैं। साथ ही तारापुर विधानसभा से प्रत्याशी भी एनडीए के लिए हैं, बीजेपी से हैं। और देखिए यहां पर तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। और सुबह से ही जो तमाम मतदाता हैं वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं। और इस बीच जो दिग्गज हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।
और देखिए, आरजेडी नेता और महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव जरूरी है, नया बिहार बनाए, नई सरकार बनाए। तमाम जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मतदान के बीच में सामने भी आ रही है और तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हम तो यही कहेंगे कि बदलाव जरूरी है, नया बिहार बनाए और नई सरकार बनाए। लगातार बदलाव की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव ने। पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया था, अब ये उनका बयान भी सामने आया जिसमें वो कह रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। अब तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। अब तो सब लोगों से कहेंगे कि घर से बाहर निकले और वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट, वोट फॉर जॉब, ये हम लोगों से चाहते हैं। और साथ ही देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी मतदाताओं से लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि मतदान जरूर करें। मैं चाहता हूं कि आज मतदान का रिकॉर्ड बने और सबसे ज्यादा मतदान हो। आज सबको एकजुट होकर मतदान करना चाहिए। राहुल गांधी द्वारा वोट चोरी के मुद्दे पर की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी चिराग पासवान ने जवाब दिया। मतदाता भाइयों साथियों से आग्रह करूंगा कि अपने सबसे बड़े अधिकार मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। जिसके भी पक्ष में करना है, जिस पे भी आपको विश्वास है, जो भी लगता है आपको कि आपके भविष्य के लिए उनका नेतृत्व सही रहेगा, उनको आप चुनने का काम जरूर करें, घर से जरूर निकलें। मैं तो चाहूंगा कि एक रिकॉर्ड क्रिएट हो। मैक्सिमम हाईएस्ट पोल हमारा राज्य आज के दिन करे, पहले चरण के मतदान के दिन करे। मैं खुद अपना वोट करने जा रहा हूं, मैं खुद अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने अपने गांव शहर बनने जा रहा हूं। वैसे में सबसे आग्रह है कि हर कोई घर से निकले और वोट जरूर करे। तो देखिए, लगातार जो मतदान की प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। ऐसे में आपने वोटिंग परसेंटेज भी देखा और इसके साथ ही तमाम जो प्रतिक्रियाएं मतदान के बीच में सामने आ रही है वो भी आपने सुनी है। अब देखिए, खास चर्चा इसी पर करेंगे। हमारे साथ में कुछ खास मेहमान इसके लिए जुड़ गए हैं। अविनय दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अविनय जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। अनिल पुसदकर हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। राजीव कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इसके साथ ही दीपक उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दीपक जी, आपका ही रुख करूंगी। बिहार से आप हैं और वरिष्ठ पत्रकार है, ऐसे में कैसा माहौल फिलहाल बिहार का देख रहे हैं और वोटर का विकास में मूड क्या है? देखिए, सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। हालांकि वोट परसेंटेज अभी तक बहुत कम हो पाए हैं। 12 बजे तक जो जानकारी थी 25 से 30 के बीच में, कहीं 27, कहीं 26, कहीं उससे कम भी, तो ये चल रहे हैं। और वोटिंग में महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी खासी देखी जा रही है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह ही महिलाओं की लंबी कतार भी देखी गई है। कुछ जगह से डिस्टरबेंस की भी खबरें आ रही हैं। कई जगह पे जो है बूथ लूटने की भी बात आ रही है। जैसे हॉट सीट में अगर हम देखें तो यहाँ 3 हॉट सीट बने हुए हैं। अब इस फेज में जो चुनाव हो रहा है, तो पहला तो तेजस्वी जी का है। दूसरा अगर देखें तो एनडीए के जो भावी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं सम्राट चौधरी, वो तारापुर से चुनाव लड़ रहे हैं। और एक उप मुख्यमंत्री जो वर्तमान में विजय सिन्हा जी हैं, वो बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे हैं। बेगूसराय से भी कई बूथों पर डिस्टरबेंस की खबरें आ रही हैं। बूथ लूटने की भी एक आध जगह से खबर आ रही है। कुछ जगह ऐसे जगह जो नदी के इस पार उस पार में बूथ का मामला है, वैसे जगह में से खबरें आ रही हैं कि नावों को रोक दिया गया है, सरकारी स्टीमर जाम कर दिए गए हैं। उन इलाकों में ज्यादातर वोटर आरजेडी के हैं। तो इस तरह से कई जगह से ये भी खबरें आ रही हैं। और जहां तक तारापुर सीट की बात है, जहाँ से सम्राट चौधरी लड़ रहे हैं, तो सीट दोनों बहुत टफ है। चाहे वो सम्राट चौधरी के हो, चाहे विजय सिन्हा जी के बेगूसराय का सीट। बिल्कुल दीपक जी, और हॉट सीट को लेकर अलग से चर्चा करेंगे। और राजीव जी, जो बात दीपक उपाध्याय जी कह रहे हैं, देखिए बिहार में 2 चरण में चुनाव हो जाना, संपन्न हो जाना, ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक फैसला है। और ऐसे में अभी भी कहीं ना कहीं हिंसा को लेकर जो खबरें आ रही है, जिसका जिक्र दीपक उपाध्याय जी कर रहे हैं कि कहीं पे छोटी छोटी खबरें इस तरह से आ रही है, कितना चिंताजनक है?
रोहित जी, मैं बताऊं, ये बिहार का इस बार का नहीं, ऐसा कोई भी चुनाव नहीं रहा है जिसमें कि बिहार में इस तरह की घटना ना हो। राजीव जी, लेकिन इसलिए 5-7 चरणों में हम देखते थे कि चुनाव हो रहा है और इस बार केवल 2 चरणों में। नहीं, ये तो इस बार पता नहीं क्यों चुनाव आयोग ने कैसा फैसला लिया कि इसको जल्दी में निपटा दिया जाए। परंतु बिहार की जो आप कुछ भौगोलिक स्थिति और जो पुराने मैदानी एरिया का आप जो देखेंगे और जो पुराना जो भी इलेक्शन हुए हैं, तो वहां पर हमेशा घटनाएं होती हैं किसी न किसी तरह का। तो इसमें सबसे बड़ा चीज ये है कि इन घटनाओं को रोकने का जो पूर्व में हम लोगों ने जो बात किया था कि उसमें बताया गया था कि साहब, जब तक वहां पर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ाओगे तो वहां पर इस तरह की घटनाएं, कोई भी चुनाव हो जाए, मैं आपको बता रहा हूँ पिछले जो भी आप 30-40 साल से आप देख रहे होंगे, तो मेन क्या है कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट होने के पास, लड़कों के पास काम नहीं है, तो उनको कोई भी पार्टियां, हर पार्टियां उसको अपना एक सबसे इजी मोहरा मिलता है, उनको थोड़े से पैसे के लालच दे के उनको बूट कैप्चिंग में तो तरह तरह से बाधा डालने के काम में उनको लगा दिया जाता है, क्योंकि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और दूसरा, एक शिक्षा भी वहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार का जो है, वे इस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं कि इस थोड़े से पैसा के लिए हम जो ये काम कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। उनको उस पैसे से मतलब है। तो इस पर दोनों पार्टियां जो है अभी बहुत ज्यादा मतलब इस पर कोई भी फोकस नहीं कर रहा है। मैं पिछले 40 साल का जो भी इलेक्शन बिहार का देख रहा हूँ कि वहां पर हमेशा अपना, जब भी कोई भी पार्टियां आएंगी अपनी राजीव जी, रोजगार को लेकर के आप सवाल उठा रहे हैं और हर बार देखते हैं कि चुनाव पिछले 10 सालों से अगर बात करें तो रोजगार एक प्रमुख मुद्दा रहा है। 2020 में भी हमने देखा था कि वो सरकारी नौकरी का वादा किया गया था कि 10 लाख हम नौकरी दे देंगे। उसको लेकर भी सवाल तब भी उठे थे कि भाई साहब, नौकरी कैसे दे देंगे, सरकारी नौकरी खासतौर पर कैसे दे देंगे। और इस बार तो ये वादा कर दिया गया कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। अविनय दुबे जी, जो वादे किए जा रहे हैं कैसे पूरे होंगे? आप सभी को नमस्कार। और बिहार के जो वोटर वोट डालने जा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि वो लोकतंत्र का जो महापर्व है बिहार विधानसभा चुनाव, उसमें वो अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें और अधिक से अधिक संख्या में वोट दें। और जैसे आपने कहा नौकरी की बात, 20 महीने की बात कही गई है, उसका पूरा एनालिसिस डाटा है, उस पर अपन बात कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अविनय दुबे जी, लेकिन 20 महीने बाद अगर आप नौकरी नहीं देते हैं, सरकारी नौकरी नहीं देते हैं, तो जनता के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं ना, क्योंकि जनता तो आपको 5 साल के लिए चुन के भेज रही है। भाई आपने 20 साल दिया ना उनको, नीतीश जी को 5 साल देगी वहां पे जनता। इस बार जनता ने मूड बना लिया है, बदलाव करेगी और माननीय महागठबंधन का जो जितने प्रत्याशी हैं वो विजयी होंगे और महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी। और ये जो चुनाव है बिहार के बदलाव के लिए है। जहां तक रही बात रोजगार की, ये बताइए बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार जी कितने लोगों को नौकरी दी? आज भी ट्रेनों में ठूस करके बिहारी हमारे बाहर जा रहे हैं कमाने खाने के लिए। आप विकास करेंगे गुजरात में और लेबल लेंगे बिहार का, ये कब तक चलेगा? तो ये नहीं, चलने वाला नहीं है। बिहारी अब जाग चुका है। बिहार जो है वोट कर रहा है अपने रोजगार के लिए, महिलाओं के विकास के लिए। और आने वाला समय जो है बिहार को मजबूती देगा। 20 साल वर्सेस 15 साल, जनता किस ओर जा रही है? नहीं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पोलिंग का अभी जो ट्रेंड दिख रहा है, जैसे कि हमारे दोनों पत्रकार साथियों ने बताया कि बहुत अच्छा या बहुत उत्साहजनक ट्रेंड अभी तक नहीं दिखा है। अगर ऐसा है तो आप मान के चलिए कि वहां के लोगों में चुनाव को लेकर या मतदान को लेकर बहुत ज्यादा उत्साह दिख नहीं पड़ता। अगर सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी होती तो भर भर के लोग निकल कर आते बाहर और बदलाव की अगर बात करते तो आते। वहां एक बात जरूर है कि जो 20 साल की बात कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसको कंपेयर करते हैं उसके पहले के 15 साल के लिए, तो देखिए दुर्भाग्य से भारत में सारे प्रदेश जो है, विकास तो सतत प्रक्रिया, हर स्टेट ने अपने आप डेवलपमेंट किया। अगर रहते भी नहीं रहते तो भी डेवलपमेंट होता। लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये 3 राज्य जो है पीछे रह गए। लेकिन
उड़ीसा को भी जो है पटनायक के नेतृत्व में बहुत विकास करने का मौका मिला और अब उत्तर प्रदेश भी विकास कर रहा है और उस तुलना में जो है बिहार आज भी पीछे है। छत्तीसगढ़ जो एक जमाने में पिछड़ा राज होता था हमारा, यहां से सारे देश को, पूरे देश को जो है लेबर छत्तीसगढ़ सप्लाई करता था, सारे देश की जो है सबसे बड़ी जो मजदूरों की मंडी छत्तीसगढ़ था, अब वो बिहार हो गया है। तो बिहार में अगर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है जरूर, लेकिन उस पर फोकस कभी नहीं किया, क्योंकि सारे जो है उस हर स्टेट के अलग इश्यूज होते हैं, बिहार के इश्यूज अलग है। वहां सबसे पहले तो जो है इनको लॉ एंड ऑर्डर पर ही जो है बहुत फोकस किया गया, जंगल राज एक बहुत बड़ा इशू बना। आज बताइए 15 साल के बाद 20 साल इनकी सरकार रही है, उसके बावजूद भी आज भी जो मतदान पे जो इशू खड़ा हुआ है कि वो एक जंगल राज की बात कर रहे हैं कि जंगल राज को लेकर आप कब तक डराओगे, जंगल राज को लेकर कब तक डराओगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं तो जंगल राज का एक इफेक्ट है, नहीं तो लालू यादव का चेहरा क्या पोस्टरों में नहीं होता। लालू यादव वहां के जो आप जवाब दे रहे हैं उस पर मैं एक प्रश्न यहाँ पर अविनय जी से पूछना चाहती हूँ। अविनय जी, तमाम आरोप आप लगा रहे हैं कि 20 साल में कुछ भी नहीं हुआ। चलिए मान लीजिए कि महागठबंधन आ जाता है तो युवाओं के लिए क्या करेंगे जो पलायन कर रखे हैं, बेरोजगार है? क्या ऐसी पॉलिसी है आपकी कि आप अगर जीत गए तो ये बिहार बदल जाएगा? देखिए, जैसे माननीय गृहमंत्री जी ने कहा कि बिहार में इसलिए फैक्ट्रियां नहीं लग पा रही है क्योंकि बिहार में जमीन नहीं है और 1 रुपए के बेस में आप अडानी को जमीन बांट रहे हैं। तो बिहार एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत बड़ी संख्या में वहां पे लेबर जो है बाहर जाती है। जैसे सबसे पहली बात, महागठबंधन ने जो घोषणा की 20 महीने वाली कि 20 महीने में हम इतने लोगों को सरकारी रोजगार देंगे। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के अंदर में जैसे चीनी मिल है, वहां पर जो मखाना उद्योग है, अविनाश जी, लेकिन आप समझा क्यों नहीं पा रहे हैं कि सरकारी नौकरी आप कहां से दे देंगे? इंडस्ट्री की बात ठीक है, लेकिन सरकारी नौकरी और हर घर में कैसे संभव है? भाई, हमने क्या कहा, एक परिवार से एक आदमी को हम नौकरी देंगे और हमने ये नहीं बोला कि 1 महीने में दे देंगे। जैसे बोला था ना मोदी जी ने 15-15 लाख बांट देंगे। तो यानी कि आप ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, केवल एक चुनावी मुद्दा था। अब चूंकि आप 15 लाख से उसका कंपेयर कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पैनल में जितने भी वरिष्ठ पत्रकार बैठे, मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी इस बात से सहमत होंगे कि बिहार में हर घर में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देना संभव है। दीपक जी, जो बात ये कह रहे हैं और जो बात महागठबंधन की तरफ से कहा गया है मैनिफेस्टो में भी कि हर घर में हम एक सरकारी नौकरी दे देंगे, बिहार की जनता भी कहीं ना कहीं, फिर चाहे वो आरजेडी की भी समर्थक हो, वो इस बात को जानती है और ये कहती भी है कि ये कम से कम प्रैक्टिकल नहीं है। फिर क्यों ऐसा वादा किया गया? दीपक जी, ये वादा सिर्फ गठबंधन ने ही तो नहीं किया ना, ये तो वादे की बारिश तो हर पार्टी कर रही है। आप अगर देखें एनडीए का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, तो उसमें भी कहा गया कि 1 करोड़ रोजगार हम देंगे, ठीक है। और उसके साथ ये कहा गया कि 50 लाख करोड़ रुपया बिहार में इन्वेस्ट करेंगे, हर ब्लॉक में जो है इंडस्ट्री लगाएंगे। तो क्या ये संभव है? आप देखें कि मोदी जी के 11 साल के कार्यकाल में टोटल 63 लाख करोड़ रुपए एनआरआई आए हैं, इन्वेस्टमेंट आए हैं, और आप कह रहे हो कि बिहार में 50 लाख रुपए का 50 लाख करोड़ का इन्वेस्ट कर देंगे। तो ये सब जो है तुर्रे पे तुर्रा छोड़ रहे हैं। अब किसकी बात जनता कितनी गले लगाएगी, ये जनता ये रिजल्ट ही बता पाएगा। लेकिन एक बात है कि तेजस्वी ने पिछला चुनाव भी इसी मुद्दे पे लड़ा था कि नौकरी और ये सारी चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर, नौकरी, और मेन था कि नौकरी हम देंगे। और वो जो बीच में 17 महीने नीतीश जी के साथ आए तो उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की कि नौकरी हम रोकना चाहूंगी। फिलहाल इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो भी दर्शकों को बता देते हैं। छपरा विधानसभा सीट से अभिनेता और राजद उम्मीदवार खेसारी लाल यादव ने कहा कि मुझे यहां से कुछ लेकर नहीं जाना है, एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास हमेशा करता हूं और लड़ता रहूंगा। बेहतर बिहार कैसे बनेगा, हमें इस पर चर्चा करें तो बेहतर है, और हमारे व्यक्तिगत जीवन से लोगों को क्या लेना देना है, लोगों का बिहार की व्यवस्था से लेना देना है। कर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूं कि बेहतर क्या करूं कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा, ठीक है। ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूं आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया। मुझे यहाँ से कुछ लेकर नहीं जाना है, बेहतर इंसान बनने की कोशिश हमेशा करता हूँ कि बेहतर क्या करूँ कि दुनिया मुझे बेहतर बने, बोले और बताए भी, बट प्रयास यही है, इसके अलावा कोई शब्द नहीं है। भगवान जो चाहेगा वो होगा, ठीक है।
ये दुनिया है, लड़ना ही सीखा हूँ आज तक और लड़ते रहूंगा दुनिया से। बिल्कुल, तो देखिए खेसारी लाल यादव को सुना आपने। हमारे साथ में लगातार हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। और राजीव कुमार सिंह जी, ये जितने भी स्टार हैं, फिर चाहे वो मैथिली ठाकुर हो, खेसारी लाल यादव हो, कहीं ना कहीं जो जमीनी कार्यकर्ता होते हैं, कई बार चुनाव से ठीक पहले उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। जो सालों मेहनत करते हैं उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। और यही वजह है कि कई बार पार्टी के लोग भी उस तरीके से खुलकर समर्थन में नहीं आते हैं। और ये स्टार प्रचारक या फिर ये जितने स्टार उम्मीदवार हैं, कितना असर ये चुनाव में दिखा पाते हैं, खुद की भी सीट पर बचा पाते हैं और दूसरी की सीटों पर, यानी कि उनके आसपास की जो सीट है उस पर कितना प्रभाव भी डाल पाते हैं। मैं रोहित जी, मैं बताऊं आपको, ये हमारे देश की एक अजीब विडंबना है कि हम लोग कहीं पर आप देखेंगे सत्संग होता है तो वहां पर हमेशा थोड़ा भीड़ कम दिखेगा, और कहीं वही बगल में कहीं अगर अच्छा कोई डांस का प्रोग्राम होता है तो वहां भीड़ आपको ज्यादा मिलती है। तो ये हर पार्टियां इस चीज को समझने लगी है कि कोई ऐसा चीज करो कि पब्लिक उनकी ओर खींची जाए। फैक्ट है कि जो विकास या जो रोजगार पर जो ये लोग बात कर रहे हैं, दोनों पार्टियां बिहार में रही। आपको बिहार में भी बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, प्राइवेट इंडस्ट्री भी थे और सरकारी इंडस्ट्री में। अगर आप रोहतास में याद करें, एक डालमिया फैक्ट्री जिसमें 7-7 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, दोनों सरकारें रही, किसी सरकार ने उसे आगे बढ़ाने को नहीं सोचा। उसी तरह से एक बगल में आपको तिलौथू है रोहतास में ही, और बंजारी सीमेंट था। जितनी भी प्राइवेट बड़ी इंडस्ट्रियां रही, किसी ने भी मतलब उसको बढ़ाया नहीं और आज मरणासन पर चला गया। मिथिलांचल में भी हमने देखा चीनी मिल बंद कर दिया गया, पेपर मिल था उसे बंद कर दिया गया। एकदम सही बोल रहे हो जी। तो जो भी चीजें आप सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, जो कि ये संभव नहीं है, क्योंकि देश में एक बिहारी नहीं है, यहाँ पर 34-35 राज्य हैं। अगर ऐसा होने लगे और हर जगह सरकारी नौकरी बंटने लगे, सबको सरकारी नौकरी मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। तो जो इंडस्ट्रियां हमारी पहले से चल रही थी, उसको दोनों सरकार चाहती थी उसको आगे बढ़ा सकती थी, उस पर फोकस नहीं किया गया। इन लोगों ने फोकस जो बिहार में कहा, जातीय समीकरण पर यहाँ पे इलेक्शन होने लगा। अगर आप देखेंगे तो ये फलना जात से आते हैं इसलिए इनको वोट दिया जाएगा, ये फलना जात के हैं इसलिए, ये फॉरवर्ड क्लास के हैं इसलिए मिलेगा, ये बैकवर्ड है इसलिए होगा। पहला ये चला। कई सारे मुद्दे हैं चुनाव में और ऐसे में लोगों को भी कई सारी उम्मीदें हैं, तो देखने वाली बात होगी कि नतीजे क्या होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर रुख करूंगी अनिल जी का। अनिल जी, ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया, वैसे ही मैथिली ठाकुर को भी बनाया गया और तमाम ऐसे प्रत्याशी मैदान में उतारे गए। अब मैथिली ठाकुर का सुबह बयान सुना था, वो कह रही है कि मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ। अब ऐसे जो इंसान को प्रत्याशी बनाना, जिसे बिहार की पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता, और ऐसे जो मैथिली ठाकुर है, अगर वो मान लीजिए विधायक बन भी जाती है तो फिर क्या होगा? कैसे वो पूरी राजनीति को हैंडल करेंगी? नहीं, देखिए ये स्थिति राजनीति के लिए या लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ये शुरुआत हुई हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया गया, फिर राम नाईक के खिलाफ गोविंदा जीत गए। लेकिन आज गोविंदा कहाँ है? गोविंदा राजनीति में है क्या? राम नाईक इतने बड़े नेता, इतने सज्जन नेता, जो उनका इतना मान सम्मान था, वो एक स्टार के हाथों वो ध्वस्त हो गया। फिर धर्मेंद्र कहाँ है? फिर सनी देओल कहाँ है? ठीक है, ले दे के जो 2-4 लोग जो राजनीति में सक्रिय दिखते हैं, अभिनेता से जो नेता हुए हैं, वहां तक ठीक है। लेकिन जो राजनीति का काम है, वो राजनीति अगर उसके हिस्से का हक मारकर अगर आप किसी फिल्म स्टार या किसी दूसरे स्टार या किसी खिलाड़ी को देते हैं या स्टार को देते हैं, तो ये आप कोई राजनीति से या लोकतंत्र से कोई उसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, उसके साथ अन्याय हो रहा है। भाई आप बताइए, बिहार जो है जिसका अखंड इतिहास है, भारत के सारे देशों में मगध एक ऐसा राज्य है जिसका अखंड इतिहास है, बाकी किसी राज्य का इतना पुराना इतिहास नहीं होगा, अखंड इतिहास नहीं होगा। सोने की चिड़िया था, सारा समृद्ध राज्य था, उसकी साथ इतनी दुर्दशा कैसे हो गई? बरौनी ऑयल रिफाइनरी, इतनी बड़ी ऑयल रिफाइनरी, सारे देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी वहां थी, कोयला वहां था। मतलब एक समय में जब झारखंड जब अलग नहीं हुआ था बिहार से, तो हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा खनिज संपदा का जो संपन्न राज्य था वो बिहार था, और आज उसकी
दुर्दशा ये, क्योंकि वहां पर प्राथमिकताएं थी ही नहीं। जो दीपक जी कह रहे थे कि वहां जो है जातिवाद को ज्यादा तवज्जो दिया गया, तो वो आज भी चल रहा है। जातिवाद क्या किस देश में नहीं, किस प्रदेश में नहीं रही। ये जो बीमारी जो अपहरण, अपराध और सारी चीजों की थी, जो बरौनी ऑयल फील्ड के लगने से या कोल माफियाओं के सामने आने से जो क्राइम वहां जो बढ़ा, क्राइम को एक्चुअल में वहां पे ग्लोरीफाई किया गया और क्राइम के लिए लोग दीवाने हुए। वहां पर उनका जो आइडल था, वो जो युवाओं का भी आइडल था, तो वो क्या था, तो वो क्राइम था। तो क्राइम की तरफ लोग भागते चले गए और विकास के दौड़ में बिहार पीछे पिछड़ता चला गया। और अब ऐसे में अगर आप जो है आपका जो सवाल है कि इनको टिकट देना स्टार लोगों को, ये बिल्कुल उस क्षेत्र के राजनीतिक कार्यकर्ता की तो उसकी जो है इच्छाओं का दमन तो होता ही है, लेकिन आप कहीं ना कहीं एक आप योग्य राजनीति का हक मार करके अयोग्य को स्थान देते हैं। स्टार को बना दिया जाता है प्रत्याशी, वो बिल्कुल गलत भी माना जाता है। मैं रुख करूंगी यहां पर अविनय जी का। अविनय जी, आपसे जानना चाहती हूं, जैसे कि 2024 में लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी, तो क्या विधानसभा में भी दोहराने की उम्मीद है? निश्चित तौर पे इस चुनाव के पहले जो राहुल गांधी जी का जो दौरा हुआ था, जो 17 दिन वो बिहार में दौरा किए थे, वो उससे बहुत कुछ हमें प्लस मिला है। और अभी वर्तमान में जो वोटिंग हो रही है उसमें हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी महागठबंधन की जीत होगी। और जो वादे हमने किए हैं, जैसे माननीय रोहित झा ने जैसे कहा ना कि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मोदी जी ने वादे किए, पूरे नहीं किए। हम लोग अगर वादा करते हैं तो छत्तीसगढ़ में जैसे हमने वादा किया था, चाहे किसानों का कर्जा माफ करने का, बिजली यूनिट फ्री का, ये सब हमने यहाँ पे पूरे किए थे। उसी तरह महागठबंधन ने जो घोषणा किया है उसमें भी हम आगे बढ़ेंगे और बिहार को जो बेच देना होगा हम बेच देंगे। राजीव जी, देखिए, जब इससे पहले चुनाव हुआ तो 2020 में, तब के समीकरण में और अब के समीकरण में आप कितना बदलाव देख रहे हैं? खासतौर पे एनडीए में देखिए, अब चिराग का वोट भी कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि इससे पहले करीब 35 ऐसी सीटें थी मेरे ख्याल से जहां पे कि खासतौर पे जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। अब वो सीटें भी कहीं ना कहीं जेडीयू के पास में वो प्लस होती हुई नजर आएगी। तो क्या ये माने कि इस बार में एनडीए में कम से कम सबसे बड़ा दल बनके जेडीयू आ सकती है सामने? देखिए, मैं पहले भी आपको चीज को जानकारी दिया था कि जो वहां पर जो जाति समीकरण पर जो मुस्लिम वोटर, राजपूत और ये जो भी वोटर ब्राह्मण और भूमियार, वहां पर प्रतिशत किसका वहां पर क्या है, ये एक समझने की स्थिति है। और साथ में चाहे चिराग जी हो और चाहे तेज प्रताप हो या ये इनके तो मुकेश सैनी वो वीआईपी में अब उनके साथ में चले गए। मुकेश सैनी हो, तो ये जितने मतलब ये एसटी/एससी से आते हैं, ये लोग की वोट प्रयास करेंगे कि जो वहां पर 21% वोट है उसमें हम सेन लगाएं। उसके बाद जो वहां पर मुस्लिम वोट जो लगभग 17-18% है, उसमें भी ये लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए आप देखेंगे बहुत लोगों ने, हर पार्टियों ने मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया है। उसका रीजन है कि वहां पर लगभग 18% मुस्लिम वोटर हैं वहां पर। बिल्कुल, मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा किया गया। और दीपक जी, अब जैसा कि महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम को लेकर तो चेहरा क्लियर कर दिया गया कि अगर हम जीतते हैं तो मुकेश सहनी होंगे, और मुकेश सहनी का रोते हुए वीडियो भी आया था कि भाई साहब सबसे वो अपील कर रहे थे कि मेरे पक्ष में मतदान कीजिए। मलाह सन ऑफ मलाह के नाम से वो जाने भी जाते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर आप 2% वाले मलाह समाज के उम्मीदवार को आप डिप्टी सीएम के तहत पोर्ट्रे कर रहे हैं, तो फिर मुसलमान कहां रह गया? मुसलमान क्या आपके वोट के लिए ही है? और इसी को लेकर एनडीए ने भी सवाल उठाए। तो क्या महागठबंधन को इसका नुकसान होने जा रहा है कि किसी मुस्लिम को ऐसे डिप्टी सीएम के तौर पे अभी के लिए कम से कम प्रस्तुत नहीं किया गया है? नहीं, देखिए क्या है कि ये बात तो उस पर जब ये उप मुख्यमंत्री की घोषणा की गई तो उसमें गहलोत जी ने ये भी कहा था कि इसके अलावे और 2 मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, माने 3 उप मुख्यमंत्री होंगे टोटल महागठबंधन की अगर सरकार बनती है। तो ये 2 जो है, ये एक मुस्लिम और एक अति पिछड़ों के लिए रखा गया है या दलित समाज के लिए। तो ये बात साफ है और यहाँ के मुसलमान भी ये बात समझ रहे हैं कि अगर राजद जो है ये या महागठबंधन मुस्लिमों का नाम नहीं ले रही है तो उसके पीछे ये एक कारण है कि जैसे ही मुस्लिम बात आती है, मुसलमानों की बात आती है, एनडीए एक नैरेटिव बनाती है कि आप मुसलमानों के पोषक हो। तो ये भी एक कारण रहा होगा, मैं जो समझता हूँ
ये भी एक कारण रहा होगा इनके रणनीति का कि अभी ये घोषणा करो नहीं, लेकिन जगह बना के रखो ताकि वो अट्रैक्शन बना रहे। तो ये है, ठीक है। तो और अभी अभी जैसे आपने कहा ना वो चिराग पासवान पिछले बार एनडीए में थे, तो इधर इस बार साहनी जी आए हैं, एपी गुप्ता जी को लाया है जो 52 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक सीट उनको भी दिया है। तो उस हिसाब से अगर देखें तो सामाजिक समीकरण में जो मजबूती इस बार महागठबंधन ने दिखाई है और टिकट बांटने में भी जितनी सावधानी महागठबंधन ने की है, शायद एनडीए उतना नहीं कर पाया। चलिए दीपक जी, मैं अनिल जी का रुख करना चाहती हूँ। अनिल जी, जिस तरह से जनसुराज पार्टी ने भी चुनाव के लिए काफी मेहनत की है, कई दौरे किए हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण अगर पार्टियों की संगठन की बात करें तो एक एनडीए और महागठबंधन, वहीं अगर बीच में जनसुराज पार्टी आती है तो कितना चुनाव को प्रभावित कर सकती है? अनिल जी, इसी में एक सवाल मेरा भी आप ले लीजिएगा, और साफ तौर पे और खासतौर पे जो सीमांचल एरिया है वहां पे ओवैसी भी खूब दमखम भर रहे हैं, तो ये ओवैसी और ये प्रशांत किशोर, कितनी भूमिका इनकी आप देख रहे हैं बिहार चुनाव में? नहीं, दोनों की ही भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, प्रशांत किशोर जो है वो सारी सीटों पर जो है पूरा दांव जो लगा दिया उन्होंने, इसको ऐसा आप हम मान सकते हैं कि ये थोड़ा सा अर्ली हो गया। अगर इसकी तैयारी अगर और पहले से करते तो वो हो सकता है कि अगर वो संगठन पूरा खड़ा कर लेते प्रदेश में और उसके बाद अगर जाते, जैसे अरविंद केजरीवाल भी जो आए थे वो एज विकल्प वो आए थे कि हम भाई हम विकल्प है, हमको चुनिए, और उनको चुन लिया गया। तो देखिए, वो उन्होंने उसके पहले आंदोलन खड़ा किया, सब कुछ किया, उसके बाद ग्राउंड तैयार किया, उसके बाद वो मैदान में आए थे। प्रशांत किशोर थोड़ा जल्दी आ गए, मतलब उन्होंने अपना ग्राउंड तैयार नहीं किया और आ गए। लेकिन प्रशांत किशोर की जो एंट्री हुई है पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में, वो कहीं ना कहीं जो है एनडीए को फायदा करती नजर आ रही है, क्योंकि बिहार में जो इशू जो खड़ा कर रहा है आरजेडी जो है एम्प्लॉयमेंट का और सारी बातें कर रहा है, उसको वो काउंटर कर रहे हैं। और दूसरी बात जो है जो आपने उनके लिए कहा, ओवैसी जी के लिए, तो वो सीमांचल जो है, सीमांचल तो आपको अब आपको क्या बताना, वो पूरा का पूरा जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है सीमांचल, और मुस्लिम बहुल इलाके में अगर ओवैसी घुसते हैं तो ओवैसी अगर 10% भी वोट लेते हैं, 5% भी लेते हैं, अगर 1% भी वोट लेते हैं तो वो तो आरजेडी के हिस्से से ही जाएगा, क्योंकि एनडीए में से तो बीजेपी तो साफ साफ कह देती है, उन्होंने एक टिकट भी नहीं दिया वहां पे मुसलमानों को। उनका कंसेप्ट क्लियर है, उनको मालूम है कि हमको वोट मिलते नहीं तो वो ध्यान देते नहीं। और आरजेडीयू ने जरूर 4 लोगों को टिकट दिया, 4 मुसलमानों को। देखिए, अब सीमांचल में पीएम मोदी की भी एंट्री हो गई। आज जब अररिया में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं तो घुसपैठिए को लेकर भी सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि अगर एनडीए की सरकार बनती है, जो घुसपैठिए आ रहे हैं उसको भी कहीं ना कहीं रोक दिया जाएगा। दीपक जी, देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जिस भी क्षेत्र में जाते हैं वहां के मुद्दों को टच करते हैं। अब अररिया पहुंचे तो वहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने जो बाहर से लोग आ जाते हैं, अवैध तरीके से आ जाते हैं, उसको लेकर के उन्होंने सवाल उठाए। ये कितना ज्यादा इंपैक्ट करेगा बिहार चुनाव में? दीपक जी, ये इनका बैकफायर है, क्योंकि घुसपैठिए अभी आपने एफआईआर कराया, आपका इलेक्शन कमीशन एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं बता पा रहा है। आपने कोई ऐसी सूची नहीं जारी की, आप 80 लाख वोट काट दिए, लेकिन आप ये नहीं बता सके कि कितने घुसपैठिए हैं। तो फिर ये घुसपैठिए का मुद्दा क्या है? ये घुसपैठिए का मुद्दा सिर्फ मुस्लिम हिंदू करने का एक ट्रेंड है, जिसको थोड़ा सा रेफर करके जो है मोदी जी कर रहे हैं। अब देखिए, आज चुनाव है, हम जहां बैठे हैं वहां से 60 किलोमीटर पर सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं और आधे घंटे बाद जो है प्रधानमंत्री की सभा होने वाली है भागलपुर में। तो भागलपुर में तो वो अररिया से शुरू हुआ, आप दिन भर आप देख लीजिए सारे नेशनल टेलीविजन में मोदी के भाषण चल रहे हैं साहब। आज चुनाव है, आप देखिए कि कितने चुनाव की खबरें कितनी चल रही है और मोदी जी के भाषण कितने चल रहे हैं। राजीव जी, लेकिन देखिए, यही तो टाइम मैनेजमेंट भी है ना। प्रधानमंत्री की वो जो पूरी रणनीति होती है वो इसी तरीके से तैयार की जाती है। लोकसभा में भी हम देखते हैं कि मतदान वाले दिन जब पूरे जगहों पे मतदान हो जाता है तो प्रधानमंत्री किस तरीके से कहीं पे ऐसी धार्मिक स्थल पे पहुंच जाते हैं जहां पे पूरे मीडिया का उनको प्रॉपर कवरेज मिलता है। और आज जिसका जिक्र दीपक जी भी कर रहे हैं, तो ये तो प्रधानमंत्री की रणनीति का हिस्सा है। नहीं, रणनीति का हिस्सा है, लेकिन इस बार के चुनाव में अमित शाह और मोदी को सुनने में लोग जरा उकताहट महसूस कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के भाषण जो है वो वही रटे रटाए पुराने लिफाफे में, नया मजनून कुछ नहीं है। सिर्फ नया मजनून है कि बिहार का चुनाव। राजीव जी से जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, ठीक है। हाँ रोहित जी, मैं बताऊं आपको, एक हम लोग बचपन में सुनते थे कि प्यार और लड़ाई में सभी जायज है ना।
तो रही बात, ये रणनीति का एक हिस्सा भी हो सकता है। और रही बात, एक अच्छे रजनीकार जो है इसी टाइप का काम ही करते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ते रहें और आगे की लड़ाई की क्या तैयारी करते रहें, कि हम कहीं पर हर फेल तो नहीं हो रहे हैं। एक जो बूथ मैनेजमेंट होना चाहिए, जो एक तो जो मुखिया जो लीडर होता है उसका यही काम है। तो इसको आप उस नजरिया से नहीं हम लोग देख सकते हैं कि साहब मोदी जी आए तो इसलिए मीडिया फोकस चला गया। मीडिया का वर्क है वो, ठीक है, प्रधानमंत्री उनका ले रहे हैं, बट हम इलेक्शन को भी देख रहे हैं। अनिल पुसतकर साहब, देखिए आप रायपुर में जरूर बैठे हैं, लेकिन बिहार के जो चुनाव में जो पूरी रणनीति बन रही है, जिस तरीके से बिहार का चुनाव जा रहा है, आप उसको प्रॉपर देख रहे हो। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि जो स्टेडियम में बैठा होता है उससे बेहतर उसे नजर आता है जो घर पे टीवी में देखता है। तो किस तरीके से आप बिहार के चुनाव को देख रहे हैं, और खासतौर पे जो महिला वोटर है, जिसको ये कहा जाता है कि वो साइलेंट वोटर होती है, वो किस दिशा में जाती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, महिलाओं की भीड़ सुबह से ही पोलिंग बूथ में लगने लगी थी। वो एक प्रकार से इंडिकेशन था कि वो नीतीश कुमार जो है इस मामले में बाजी मार गए। हालांकि तेजस्वी ने बाद में घोषणाएं जरूर की, लेकिन मैनिफेस्टो के बाद वो उन्होंने घोषणा की। तो जो पहला जो है, जिसमें इसमें कहते हैं ना, जो पहले आए वो पहले पाए, तो वो नीतीश कुमार ने पहले ही जो जो 10,000 रुपए खाते में दे दिए, उसका उनको फायदा मिला। दूसरी बात, जो प्रधानमंत्री के भाषण की बात अभी कह रहे थे कि घुसपैठियों को उन्होंने इशू बनाया, तो मोदी जी हो या उनकी टीम हो, एक स्ट्रेटेजिकली वे में चल रही है। और अनफॉर्चुनेटली जो है, जो आरजेडी हो या इंडी ब्लॉक हो, वो उनके ट्रैप में आ जाता है। वो घुसपैठियों को बोलकर घुसपैठियों के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में देखिए, उसका आप मर्म समझिए। वो घुसपैठियों के खिलाफ जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू वोट को पोलराइजेशन की बात होती है, और हिंदू वोट के पोलराइजेशन में बीजेपी सक्सेस होती आई है। और एक बहुत बड़ा, आप 18% अगर मुसलमान को अगर उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तो बाकी के जो है 72% वो कहां जाते हैं? तो आप इस बात को भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जो घुसपैठियों का, अब जब आप SIR की बात कर रहे हैं, उसमें नहीं मिला, इसमें नहीं मिला, घुसपैठी मिल नहीं रहे, घुसपैठियों के लोग सवाल उठा रहे हैं कि कहां है घुसपैठी है। उसके बावजूद घुसपैठियों के खिलाफ बात करना, ये कहीं ना कहीं से ये मुस्लिमों को संतुष्ट करना नहीं है, या मुस्लिमों के खिलाफ बात करना नहीं है, ये कहीं ना कहीं से हिंदू वोटर को पोलराइज करना है, जो कि बहुत फैक्टर काम करता है इलेक्शन। आखिरी प्रश्न में यहाँ पर अविनय जी से पूछना चाहती हूँ। अविनय जी, जिस तरह से विकास के मुद्दे की बात होती है, विकास की बात करें तो कहते हैं कि विकास दिखता है, और ऐसे में अगर कांग्रेस की बात की जाए, महागठबंधन की बात की जाए, तो क्या नया विकास मॉडल लेकर के आए हैं इस विधानसभा चुनाव में? क्योंकि बीजेपी भी विकास के मुद्दे पर ही है। नहीं, हम भी जैसे पहले हमने कहा कि 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा है हर परिवार के सदस्य को। जैसे हमने सरकारी नौकरी की बात की, गरीब परिवार में 500 रुपए में सिलेंडर की हमने बात की। ये जो हमने वादे किए हैं तो पूरे करेंगे। उसके अलावा जो बार बार जो आप देखिएगा, बिहार में पुलिया धस जा रहे हैं, रोड खत्म हो जा रही है, इसमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें भी हम काम करेंगे। और बिहार में सड़क, बिजली, पानी, इन तीनों में पिछले कई सालों से काम नहीं हुआ है, उस पर भी हम काम करेंगे। और बिहार जो पिछड़ रहा है बार बार, जैसे मान लीजिए अनिल भैया ने कहा कि बिहार में जितना विकास होना चाहिए था उतना विकास नहीं हो पाया, तो हमें पूरी उम्मीद है कि जब महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम उस पर काम करेंगे, और बिहार एक नया बिहार हो करके 5 साल में आपको दिखेगा। चलिए, एक छोटा सा प्रश्न मैं यहाँ पर दीपक जी से भी लेना चाहती हूँ। दीपक जी, 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसके के रिजल्ट कितना असर यहाँ पर विधानसभा पर डाल रहे हैं? देखिए, नहीं, दोनों चुनाव के मूड अलग है जी। वो चुनाव मोदी जी के लिए था, राष्ट्र के विकास के लिए था, और ये बिहार के विकास के लिए है। नीतीश और तेजस्वी के भाग्य का फैसला होना है, और इसलिए यहाँ का जो, और हमेशा देखा गया है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मूड अलग अलग होते हैं। तो उस समय राष्ट्रीय विकास था, तो इस समय बिहार का विकास एक मुद्दा है, और बदलाव और विकास, यही दो मुद्दे के बीच में जो है पूरी ट्रेंड चल रहे हैं। आज भी वोट देने जो आ रहे हैं, वो उनके सामने दो ही ये है चिंतन है कि एक विकास और नहीं तो बदलाव। तो अब ये किस करवट बैठेगा, ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, अभी जो अनिल जी बोल रहे थे ना कि वो पोलराइजेशन की बात, तो अभी देखिए कि गिरिराज जी वोट देने गए और वोट देके निकले तो उन्होंने एक सब उपाय छोड़ दिया कि भाई बुर्का वाली महिलाओं का जांच करो।
कि बुर्का में महिला है कि पुरुष है, हिंदू है, मुस्लिम है, कौन है, बुर्का खोल के जांच करो। तो ये उनका पोलराइजेशन का और यही इसी तरह का लगभग मुद्दा है उनका घुसपैठिए वाला। तो ये वो बराबर करेंगे और अभी तो और चलेगा, अभी सेकंड फेज में तो और ये अगर फर्स्ट फेज में इनको लगा कि ये कुछ काम कर रहा है तो हो सकता है सेकंड फेज में और एग्रेसिवली इसको प्ले करें वो लोग। ये जाहिर तौर पे तो देखिए दावे और वादे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन मतदाता ये सुनिश्चित करेगा कि आखिर जीत किसकी होती है। बहुत शुक्रिया अविनय दुबे जी आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अनिल पुसतकर साहब आपका भी, राजीव कुमार सिंह जी आपका भी, और साथ ही दीपक उपाध्याय जी आपका भी, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बिहार में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, पहले चरण का मतदान हो रहा है, दावे और वादे खूब किए जा रहे हैं, लेकिन इस बीच पल पल की तस्वीरें, पल पल के अपडेट्स आपको बिहार चुनाव से जुड़ी हुई बीएसटीवी पर सबसे पहले आपको हम दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि रोहित और साथी वैष्णवी के साथ में इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए बीएसटीवी। धन्यवाद।